इस कहानी की शुरुआत होती है चिली से, जहां हमें चिली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है जहां एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग इस माइन में काम करके अपना गुजारा करते हैं और 5 अगस्त 2010 के दिन एक गांव के कुछ लोग एक बार फिर हर रोज की तरह माइन के अंदर काम करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर को यानी सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला है। दरअसल ये पहाड़ों को, जमीनों को खोदते हैं, तो इसलिए वहाँ जानबूझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन जो माइन का ओनर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जहाँ 33 लोग ट्रक से माइन के अंदर चले जाते हैं। ये माइन इतनी बड़ी होती है कि इन्हें अपनी जगह में पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। अब ये जमीन से 1700 फीट नीचे है, लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे 600 फीट नीचे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने जमीन को बहुत अंदर तक खोल दिया है। वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जब वो माइन के अंदर आता है तो उसे वहाँ कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो काम नहीं रोक सकता क्योंकि ओनर ने ऑर्डर दिया होता है कि काम चालू रखना होगा। अब जमीन से 1700 फीट नीचे जहाँ 33 माइनर्स काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबके सब पूरी तरह घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पर आता है और इन सबको गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये आगे जा सकते थे वो पूरी तरह बंद हो जाता है। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए जहाँ पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी निकलने का एक रास्ता होता है। ये अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि वहाँ 2 और माइनर्स हैं जो गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्हीं में एक मारियो होता है जो उन दोनों को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। अब ये 600 फीट और नीचे जा रहे होते हैं, तब इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो उनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहाँ भी चट्टान गिरने की वजह से वहाँ का जो रास्ता था वो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसमें सबके सब अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर किनारे हो जाते हैं। इससे पहले ये कुछ समझ पाते, इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है जो रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है। ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे कोई हादसा हो चुका है। ये सबके सब अंदर फंस चुके हैं। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके होते हैं। वो अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती। और जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी है, जिसे खोदना या इसकी दूसरी तरफ जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सब माइनर्स की फैमिली माइन के बाहर इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और उनके अंदर जो लोग हैं वो वहाँ फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए ये न्यूज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है कि सुपरवाइजर, जिसका नाम लुइस है, वो सभी लोगों को गिनता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर सब 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रेफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह के हादसों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 30 लोग ही जा सकते हैं और हम 33 लोग हैं। अब इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियाँ भी बनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो चिमनियों से भी बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियाँ होंगी। इसलिए सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रेफ्यूजी एरिया तक निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी ये तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मारियो चिमनियों की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब वो सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां है ही नहीं। दरअसल अर्थक्वेक की वजह से जो झटके आए थे, शायद उस वजह से सीढ़ियां पूरी तरह टूट चुकी है। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर हताश हो जाते हैं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रेफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं वहाँ उनके लिए खाने की सप्लाई बहुत कम होती है और ना ही इनके पास दवाइयाँ होती हैं। अब मारियो भी अपने साथियों के साथ उसी रेफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। इन सबको नहीं पता था कि कोई यहाँ पर इन्हें बचाने आएगा भी या नहीं, क्योंकि ये सबके सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। अब ये सब जब अपनी सोच में डूबे होते हैं कि तभी एक बार फिर से यह जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें
थम जाती हैं। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये सब के सब ऊपर वाले से प्रे कर रहे थे कि तभी अर्थक्वेक अपने आप रुक जाता है। वही माइन के बाहर 33 लोगों की फैमिली भी आ चुकी थी। वो माइन के लोगों से, ऑफिसर से पूछना चाहती है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर उन सबको भगाने की कोशिश करते हैं। वो लोग वहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी फैमिली मेंबर्स माइन के नीचे फंसे हुए हैं, इसलिए सब वहाँ शोर मचाने लगते हैं और बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह हमें एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चाइल्ड के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है ये काम माइन के ओनर्स का है। दरअसल ये सारी की सारी माइंस प्राइवेट होती हैं, लेकिन माइन ऑफिसर कहता है कि उनके पास इतनी एडवांस मशीन नहीं है जिससे वो उन लोगों को बचा सके। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप उन सभी लोगों को बचा लेते हो तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की ये बात सही लगती है और वो कहता है तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है जिस माइन के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पर वो उन सबकी फैमिलीज को यकीन दिलाता है कि वो उन सबको बचा लेगा और अब वो माइन के ओनर के पास जाता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा, लेकिन ओनर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता अंदर कोई भी बचा होगा और जमीन के जिस गहराई पर वो सब काम कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचना पूरी तरह से नामुमकिन है। वैसे भी वहाँ सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें वहाँ पहुँचने में कई महीने लग जाएंगे और तब तक हम वहाँ पहुँच भी गए तब तक सब मर भी जाएंगे। और अब मिनिस्टर ऑफ माइन यानी माइन के ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि माइन का जो ओनर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो बाहर जाता है और लाउड स्पीकर पर सबको कहता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। और तभी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइन में फंसा होता है वो इस ऑफिसर को जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि उसका भाई नीचे जिंदा है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो सब मिनिस्टर ऑफ माइन से कहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स को बचा लो। माइन ऑफिसर जब उन सबकी ऐसी हालत देखता है तो वो तय करता है कि वो उन सबकी मदद करेगा और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रेफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से ये पूरी की पूरी चट्टान नीचे धंस चुकी है और अब हम ड्रिल करके ही उन्हें ऊपर निकालना होगा। और माइन के अंदर सभी खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचाकर खाना होगा, जब तक कि हमारे लिए कोई यहाँ मदद करने नहीं आ जाता तब तक हमें कम से कम खाना होगा। ये दिन में सिर्फ एक घूंट दूध और 2-2 कुकीज खा के सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। माइन के बाहर एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उनसे कांटेक्ट किया जा सके, लेकिन यहाँ पर चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर ड्रिल करने में माइनर्स को बहुत तकलीफ होती है। उनकी कई ड्रिल्स टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल कर रहे थे। माइन ऑफिसर उन लोगों के लिए जिनके रिश्तेदार नीचे फंसे हुए हैं कैंप का भी इंतजाम कर देता है क्योंकि इनमें से कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता था। वही रेफ्यूजी एरिया में उन 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सबके सब खुश हो जाते हैं। इन सब के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन्हें आज 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिनों से ये लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल गहराई तक पहुंच जाता है जहाँ रेफ्यूजी एरिया है। लेकिन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहाँ पर छेद किया था वो इस जगह से 12 मीटर दूर होता है। यहाँ तक ये नहीं पहुँच सकते, यानी इतने दिनों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार हो गई थी। इन 33 लोगों का खाना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। बस अब इनके पास एक और दिन का खाना बचा हुआ है। इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देते हैं। वो कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिल नहीं किया जा सकता। हालांकि माइन मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिलीज यही है, उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन इंजीनियर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास
आता है और वो कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे और ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ठोस चट्टान की वजह से ड्रिल करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। वही माइन के अंदर दिखाया जाता है कि सबके सब पूरी तरह हताश हो चुके हैं। ये सबके सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनका खाना भी एक दिन पहले खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद आके गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया गया था वो बिल्कुल सही जगह पर हुआ था, जिस वजह से वहाँ छेद हो जाता है जहाँ पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये ड्रिल को यानी छेद को देखते हैं तो सबके सब खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर जीने की उम्मीद जाग उठती है। अब ड्रिल का सिरा नीचे यानी रेफ्यूजी एरिया में आ गया होता है। ये इस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइन मिनिस्टर होता है वो इसे सुन लेता है। साथ ही ये ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बना देते हैं जिसमें ये मैसेज लिखा होता है कि हम सबके सब यहाँ पर जिंदा हैं। जब ड्रिल की रोड को ऊपर खींचा जाता है तो वो नोट सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सब उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन इन्हें अब यकीन है कि इनके अपनों को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग कंट्रीज से लोग इनकी मदद के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। नासा इनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए इन तक नीचे खाना, पानी और जरूरत की चीजें भेजी जाती हैं। साथ ही इन्हें वीडियो कॉल से कनेक्ट भी किया जाता है जिससे सभी अंदर फंसे लोग अपनी अपनी फैमिली मेंबर से बात करते हैं। साथ ही चिली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी उन 33 लोगों से बात करते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगा वो तुम अपनी फैमिली वालों के साथ मनाओगे, जिससे सबके सब बहुत खुश होते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है वो उन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए 3 अलग अलग प्लान्स बनाता है ताकि एक आध प्लान खराब भी हो जाए तो भी इन्हें बचाया जा सके। अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है लेकिन जल्दी इनके शुरू के 2 प्लान पूरी तरह खराब हो जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। बस अब इनके पास आखिरी प्लान ही बचा है जिसमें इन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से उस प्लान को शुरू करके काम को शुरू कर देता है। लेकिन अब बड़ी मुश्किल ये थी कि जो चट्टानें नीचे माइन पर गिरी थी वो अब धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी, यानी जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सबके सब नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद ये उस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी। ये बहुत ही ज्यादा ठोस होती है इसलिए इसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा था और इंजीनियर माइन के अंदर फंसे हुए माइनर से बात करते हैं और तब वो इंजीनियर कहता है कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता और ये उस चट्टान पर एक धमाका करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। आज इन सब फंसे हुए लोगों को यहाँ पूरे 59 दिन हो चुके हैं, यानी लगभग 2 महीने। 2 महीने के बाद नासा इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कुछ कैप्सूल भेजता है। उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है। पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 59 दिन यहाँ बिताए थे। इसके बाद इस कैप्सूल में बैठकर उसे ऊपर खींचा जाता है, पर तभी अचानक रास्ते में कैप्सूल रुक जाता है जिस वजह से कैप्सूल में मौजूद माइनर्स को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इसे सही सलामत ऊपर निकाल लिया जाता है और एक एक करके अगले 24 घंटे में सभी को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह खो दी थी उन्हें सही सलामत जिंदा बाहर निकाल लिया जाता है और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।